मैं मुकेश कुमार कक्षा 9 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है बल तथा गति के नियम। इट मींस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, ये विज्ञान का चैप्टर नंबर 9 है अगर स्टार्टिंग से इसका क्रम देखेंगे। लेकिन अगर हम केवल फिजिक्स की बात करते हैं तो ये आपका है चैप्टर नंबर 2। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है और साइंस, टोटल साइंस का ये चैप्टर नंबर 9 है। तो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और इसका नोट्स बनाने के लिए आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए। अब बच्चों, मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं कि बल क्या है, यानी कि फोर्स क्या है। यहीं से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। बच्चों, बात करते हैं बल यानी कि फोर्स की। बल को इंग्लिश में बच्चों फोर्स कहते हैं। फोर्स क्या है? तो इसके लिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अपने मकान की जो दीवार है उस पर धक्का लगाएं और अपनी पूरी पावर के साथ धक्का लगाएं, तो आप पाएंगे कि आप जब अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए धक्का लगाते हैं दीवार पर, तो दीवार की स्थिति में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। किसमें नहीं परिवर्तन कर पा रहे हैं बच्चों? स्थिति। इस स्थिति को बच्चों कहते हैं पोजीशन। हिंदी में दो तरह से स्थिति लिखते हैं। ये होता है स्थित, ये एक अलग चीज है और ये अलग है, ये पोजीशन है। तो आप जब अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए धक्का लगाते हैं अपने मकान की दीवार में, तो भी आप उस दीवार की स्थिति में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अपनी टेबल पर धक्का लगाएं, अपनी मेज पर धक्का लगाएं, तो आप उस मेज की जो पोजीशन है, जो स्थिति है, उसको परिवर्तित कर पा रहे हैं। अनुभव करते होंगे कि अगर आप अपनी मेज पर धक्का लगाएं, स्टडिंग टेबल पर जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उस मेज की पोजीशन या स्थिति जरूर बदल देते हैं। अगर बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि आप कार को खींचें, तो जब आप कार को अपनी पूरी क्षमता से, पूरी पावर से खींचते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप कार को नहीं खींच पा रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप खिलौने वाली कार को खींचें, तो आप उस खिलौने वाली कार को आसानी से खींच लेते हैं। यानी कि उस खिलौने वाली कार की स्थिति में आप परिवर्तन आसानी से कर पाते हैं। लेकिन जो बड़ी कार है, जो रियल में कार है, उसकी स्थिति आप नहीं बदल पा रहे हैं। भरसक आप खींच रहे हैं अपने पूरे प्रयास से, लेकिन इसके बावजूद भी आप उसकी स्थिति को नहीं बदल पा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप धक्का लगाते हैं या खिंचाव लगाते हैं, तो धक्का या खिंचाव लगाने से आप वस्तुओं की स्थिति को परिवर्तित कर पा रहे हैं और नहीं भी कर पा रहे हैं। अगर बच्चों आप इतनी बात समझ गए, तो आप बल की कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे, जरूर समझ जाएंगे। इसी को हम उठा करके अगर बल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताएं, तो बच्चों जो ये मैंने एग्जाम्पल्स आपको बता दिए, तो बच्चों यही तो बल है, फोर्स है। बल क्या है बच्चों? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बिल्कुल सेलेक्टेड डेफिनेशन है इसकी। देखिए बच्चों, इसको मैं राइट डाउन कर रहा हूं। बल वह धक्का या खिंचाव। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति, बार बार बच्चों मैं कह रहा हूं, इस स्थिति का मतलब क्या है? पोजीशन। जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। जैसा कि आप अपनी स्टडी टेबल की स्थिति में परिवर्तन कर पाते हैं, आप अपने खिलौने की कार की स्थिति में परिवर्तन कर पाते हैं, लेकिन क्या नहीं कर पाते हैं?
आप अपने मकान की दीवार की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, आप रियल कार की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। तो दोनों बातें यहां रहेंगी। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो ये बच्चों हो गई बल की एक प्यारी सी अच्छी सी डेफिनेशन, जो बल को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रही है। देखिए बच्चों, जब आप खींचते हैं, वस्तुओं को खींचते हैं, तो उसमें भी एक दिशा होती है। जब आप धक्का देते हैं तो उसमें भी दिशा होती है। तो बल बच्चों एक ऐसी भौतिक राशि हुई जिसमें दिशा है। इसका परिमाण तो होता है, परिमाण मतलब आंकिक मान प्लस मात्रक। जैसे बच्चों मैं यहां पर ये बोलूं कि बल है आपका, बच्चों बल का मात्रक न्यूटन होता है। अभी आगे मैं इसको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप समझने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बल हम कह दें कि 10 न्यूटन है, तो उसकी दिशा होगी वो किस ओर है 10 न्यूटन। अगर आप धक्का दे रहे हैं तो आगे की ओर है, खींच रहे हैं तो उसमें भी एक दिशा होगी। हम कहें 10 न्यूटन आगे की ओर, कोई भी डायरेक्शन जरूर साथ में देंगे, 10 न्यूटन आगे की ओर। तो बच्चों यहां पर जो 10 है, ये बच्चों मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बहुत अच्छे ढंग से बताया था। यहां जो 10 है बच्चों, ये है आपका आंकिक मान। और ये जो बच्चों न्यूटन है, ये क्या है, मात्रक, ये है मात्रक। और जो आगे की ओर मैंने कहा, ये है दिशा, ये है दिशा। तो बच्चों यहां पर आंकिक मान और मात्रक को क्या कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं, परिमाण, परिमाण बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बोलें तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो कहने का मतलब है कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है जिसमें परिमाण होता है और दिशा भी होती है। और ऐसी राशियों को बच्चों हम कहते हैं सदिश राशियां। क्या कहते हैं, सदिश, वेक्टर क्वांटिटीज। यानी कि बल एक सदिश राशि है। बल क्या है, सदिश राशि है। देखिए बच्चों, बल में परिमाण, परिमाण का मतलब समझ गए होंगे आप, पहले चैप्टर में भी मैंने आपको समझाया था। परिमाण यानी कि आंकिक मान प्लस मात्रक। परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। बल में क्या होता है, परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। अतः बल एक कैसी राशि है, कैसी है बच्चों, सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। बच्चों किसी वस्तु पर बल लगाने से क्या क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, इसको जरा और समझिए। बल लगाने से बच्चों वस्तु की स्थिति जो है वो बदल भी सकती है, वस्तु का आकार और आकृति भी बदल सकती है, वस्तु की गति और गति की दिशा भी बदल सकती है। तो बच्चों किसी वस्तु पर बल लगाने से क्या क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, इनको भी देख लो। किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर बल लगाने से, किसी वस्तु पर बल लगाने से निम्न प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, निम्न प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। निम्न क्यों यूज किया, मैं लिख रहा हूं इसके नीचे, इसलिए निम्न प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। पहला प्रभाव क्या, वस्तु का आकार
एवं आकृति, आकार एवं आकृति बदल सकती है। वस्तु का आकार एवं आकृति बदल सकती है। दूसरा क्या हो सकता है बच्चों? दूसरी बात क्या हो सकती है? वस्तु की स्थिति, स्थिति, पोजीशन, बार बार मैं कह रहा हूं कि इस स्थिति को आप समझें। इस स्थिति का मतलब पोजीशन। वस्तु की स्थिति बदल सकती है, बदल सकती है बच्चों, लिखा है मैंने। नहीं भी बदल सकती है, मतलब बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती है। नंबर थर्ड, वस्तु की गति एवं गति की दिशा, गति एवं गति की दिशा क्या हो सकती है? बदल सकती है। वस्तु की गति एवं गति की दिशा बदल सकती है। तो ये हो सकता है बच्चों, आकार एवं आकृति बदल सकती है। अगर आप अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रबर की गेंद लें और उसको दोनों तरफ से बराबर बलों से दबाएं उसको, तो आप पाएंगे कि रबर की गेंद का जो आकार है और जो आकृति है दोनों बदल जाते हैं। यानी कि रबर की गेंद गोल ना होकर के अब हो जाती है चपटी। तो ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? स्थित तो बच्चों अभी आपने समझ ली। अगर बच्चों कोई वस्तु गति कर रही है और उस पर आप बल लगाते हैं तो गति की दिशा भी बदल सकती है और गति भी बदल सकती है, गति बढ़ भी सकती है और गति घट भी सकती है। तो किसी वस्तु पर बल लगाने से ये प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सारे प्रभाव एक साथ उत्पन्न हो जाएं, हो सकते हैं इनमें से ये प्रभाव। तो बच्चों ये थी बल की कॉन्सेप्ट और बल के बारे में बेसिक नॉलेज मैंने आपको यहां देने का पूरा प्रयास किया। तो इसे आप बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नोट करें बच्चों इसको। अब बच्चों आते हैं बलों के प्रकार पर, टाइप्स ऑफ फोर्सेस कि बल कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों बल दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के बल संतुलित बल, दूसरे प्रकार के बल असंतुलित बल। इट मींस बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक खेल बताता हूं, आपने जरूर खेला होगा। उसका नाम है रस्साकसी का खेल। बच्चों इस खेल में क्या होता है? एक मोटा रस्सा होता है और आप लोगों की दो टीमें बनाई जाती हैं और दोनों टीमें रस्सा जो होता है उसके एक एक छोर को पकड़ करके खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद दोनों टीमें क्या काम करती हैं? रस्से को अपनी अपनी ओर खींचती हैं। अब बच्चों यहां दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति यह हो सकती है कि दोनों टीमें बराबर बलों से रस्से को अपनी ओर खींचें। तो बच्चों ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में दोनों टीमों और रस्से की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि इस स्थिति में दोनों टीमों के द्वारा रस्से पर लगाए गए बलों का जो परिणामी बल आ रहा है वो शून्य हो जाता है। अब बच्चों पलट के दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि एक टीम दूसरी टीम से अधिक शक्तिशाली हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो शक्तिशाली टीम होगी वो दुर्बल टीम को अपनी ओर और रस्से को भी अपनी ओर खींच लेगी। ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होता है? ऐसी स्थिति में दोनों टीमों के द्वारा रस्से पर लगाए गए बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है। परिणामी बल शून्य नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में रस्से पर लगाए गए बलों को कहते हैं असंतुलित बल। असंतुलित बल। अब बच्चों इस दूसरी स्थिति में क्या आपने देखा कि दोनों टीमों और रस्से की स्थिति में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। तो अब बच्चों आपके दिमाग में संतुलित और असंतुलित बलों का कॉन्सेप्ट जरूर इंटर कर गया होगा। अब बच्चों आते हैं इन दोनों की डेफिनेशन पर। देखिए बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं संतुलित बल। जब कई बल किसी
वस्तु पर एक साथ कार्य करते हैं। जब कई बल किसी वस्तु पर एक साथ कार्य करते हैं तथा उनका परिणामी बल शून्य होता है तथा उनका परिणामी बल शून्य होता है, तब इन बलों को क्या कहते हैं बच्चों? संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। एग्जाम्पल, रस्साकसी का खेल। एग्जाम्पल दे देते हैं बच्चों। रस्सा कसी के खेल में, रस्सा कसी के खेल में जब दोनों टीमें बराबर, क्या लिखा है बच्चों मैंने? बराबर बलों से रस्से को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, अपनी ओर क्या करती बच्चों? खींचती हैं। तब रस्सा व दोनों टीमों की स्थितियों में, रस्सा व दोनों टीमों की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है। इस स्थिति में दोनों टीमों के द्वारा रस्से पर लगाए गए बल संतुलित बल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? संतुलित बल होते हैं। संतुलित बल होते हैं। तो ये बच्चों इसकी पूरी कहानी हुई। अब इधर बात करते हैं बच्चों असंतुलित बलों की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो क्या इसकी डेफिनेशन निकल कर आती है। दोनों को एक साथ जब आप पढ़ते हैं तो आपको दोनों ही तैयार हो जाते हैं और आपका कंफ्यूजन भी खत्म हो जाता है, आपकी मिक्सिंग भी नहीं होती है। तो इसलिए इन दोनों बलों को एक साथ आप पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी समझने में। जब कई बल किसी वस्तु पर एक साथ, जब कई बल किसी वस्तु पर एक साथ क्या करते हैं बच्चों? कार्य करते हैं तथा उनका परिणामी बल
परिणामी बल शून्य, अब बच्चों यहां आ जाएगा नहीं, तथा उनका परिणामी बल शून्य नहीं होता है, तब इन बलों को क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल कहते हैं। यहां पर भी तब इन बलों को संतुलित, जोड़ लो बच्चों, संतुलित बल कहते हैं। बल छूट गया था लिखना बच्चों, संतुलित बल कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो बच्चों, देखिए रस्साकसी के खेल में अगर बच्चों एक टीम दूसरी टीम से अधिक शक्तिशाली होती है, तब की स्थिति जो बच्चों अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है उसी को लिखते हैं। रस्साकसी के खेल में, रस्साकसी के खेल में जब एक टीम दूसरी टीम से कैसी होती है बच्चों? अधिक शक्तिशाली होती है, अधिक शक्तिशाली होती है, अधिक शक्तिशाली होती है, तब वह क्या काम करती है? तब वह रस्सा व दूसरी टीम को, तब वह रस्सा व दूसरी टीम को क्या करती है बच्चों? अपनी ओर खींच लेती है, अपनी ओर खींच लेती है, अपनी ओर खींच लेती है, खींच लेती है, अपनी ओर खींच लेती है। इस स्थिति में क्या होता है बच्चों? इस स्थिति में दोनों टीमों के द्वारा रस्से पर लगाए गए बल कैसे होते हैं बच्चों? असंतुलित बल होते हैं। कैसे बल होते हैं बच्चों? असंतुलित बल होते हैं। तो बच्चों अब मैं समझता हूं इन दोनों की डेफिनेशन एग्जांपल सहित आपके समझ में जरूर आ गई होगी। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स मैं इन दोनों बलों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, नोट करिए। अब बच्चों संतुलित और असंतुलित बलों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं उनको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मैं इनको राइट डाउन करने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, संतुलित बलों के प्रभाव से, संतुलित बलों के प्रभाव से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन
नहीं होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए बच्चों, संतुलित बलों के प्रभाव से वस्तु का आकार एवं आकृति क्या हो सकती है बच्चों? बदल सकती है। बदल सकती है। इसका बच्चों देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, जब रबड़, रबड़ कह लो या शुद्ध भाषा में को रबर, जब रबर की गेंद को दोनों हथेलियों के बीच में रखकर बराबर व दोनों हथेलियों के बीच में रखकर बराबर व विपरीत बलों से दबाते हैं। अब देखो, जब आप बराबर और विपरीत बलों से दबाएंगे तो जो आप बराबर और विपरीत बल लगाएंगे उनका परिणामी बल हो जाएगा शून्य, और ये बराबर और विपरीत बल आपके कहलाएंगे संतुलित बल। क्या कहलाएंगे? संतुलित बल। बलों से दबाते हैं तब गेंद की आकृति व आकार बदल जाता है और गेंद गोल ना रहकर चपटी हो जाती है। अब बच्चों असंतुलित बल में आइए। देखिए, असंतुलित बलों के प्रभाव से वस्तु की गति की दिशा बदल जाती है। गति व गति की दिशा क्या हो जाती है बच्चों? बदल जाती है। वस्तु की गति व गति की दिशा बदल जाती है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने राइट डाउन कर दिए हैं। बच्चों साइंस को समझा ज्यादा जाता है, रटा कम जाता है या बिल्कुल नहीं जाता है। ये पूरा डिपेंड करता है आपकी समझने की पावर पर, अंडरस्टैंडिंग की पावर पर साइंस डिपेंड करती है। अगर आपने एक बार इसको समझ लिया अच्छे ढंग से, और फिर आपको करना क्या है? अपने विचारों को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान में रखें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें और कॉपी में नोट करें। बच्चों अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है जड़त्व। बच्चों जड़त्व को इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। बच्चों जड़त्व भले आपको पढ़ने में एकदम अटपटा लग रहा हो, लेकिन ये एक बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। जड़त्व वस्तु का एक गुण होता है बच्चों, एक ऐसा गुण होता है जिस कारण से अगर वस्तु विराम अवस्था में है, यानी कि विराम की स्थिति में है, तो वह विराम की स्थिति में ही रहना चाहती है, और अगर वह गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल यानी कि बाहरी बल ना लगाया जाए। तो बच्चों जड़त्व वस्तु का गुण है।
और वस्तु का ऐसा गुण है जिस कारण से अगर वस्तु आपकी विराम अवस्था में है, यानी कि विराम स्थिति में है, तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाइबल ना लगाया जाए। और अगर वह गत की अवस्था में गत कर रही है तो वह गत की अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाइबल ना लगाया जाए। इस सबको एक साथ बोलते हैं बच्चों, वस्तु का वह गुण जिस कारण से यदि वह विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है, और यदि वह गत की अवस्था में है तो वह गत की अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाइबल ना लगाया जाए। देखिए बच्चों, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है, और यदि गत की अवस्था में है तो वह गत की अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाइबल ना लगाया जाए या ना कार्य करे, जब तक कि उस पर कोई बाइबल कार्य ना करे। अब बच्चों, ये जड़त्व दो तरह का होता है, एक होता है विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गत का जड़त्व। बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो विराम का जड़त्व हो चाहे गत का जड़त्व हो। विराम के जड़त्व के अनुसार अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है। देखिए बच्चों, विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर बाइबल कार्य ना करे। इसका बहुत ही एक व्यवहारिक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि चौड़े मुंह की बोतल पर रखे गत्तक को अचानक हटा लेने पर गत्ते पर रखा सिक्का बोतल में गिर जाता है। यानी कि जब आप चौड़े मुंह की बोतल लेते हैं और उस बोतल के मुंह पर रखते हैं हल्का सा गत्ता और गत्ते के ऊपर रखते हैं सिक्का, और गत्ते को जब आप अचानक झटके से हटाते हैं ऐसे इस तरह से फोर्स मार करके, तो गत्ता हमारा तो सिक्का ये जो होता है ये गत्ते के साथ ना जाकर के बोतल में गिर जाता है। बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सिक्का है ये होता है हमारा विरामावस्था में और ये विरामावस्था में ही रहना चाहता है। आगे बच्चों आते हैं गत का जड़त्व, इनर्शिया मोशन। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु गत की अवस्था में है तो वह गत की अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाइबल कार्य ना करे। जैसे बच्चों, जब आप चलती गाड़ी में बैठे होते हैं और गाड़ी का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो आपका जो शरीर है वो आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि ब्रेक लगाने से गाड़ी तो रुक जाती है लेकिन आपका जो शरीर है जो गत की अवस्था में गाड़ी के साथ हो चुका होता है तो वह गत की अवस्था में ही रहना चाहता है। तो ये बच्चों थी जड़त्व की पूरी कहानी की जड़त्व क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लो और अपनी कॉपी में करो इसको नोट। एक बात ध्यान रखना, जड़त्व कोई बहुत कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है, जड़त्व एक बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है जो वस्तु का एक गुण है। नोट करें बच्चों।